हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 2 एग्रीकल्चर फिजिक्स की, तो इसमें हम पढ़ेंगे अदिश राशि एवं सदिश राशि। तो इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था मात्रक एवं विमाएँ। इसमें हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशि जो है उनको दो भागों में बांटा गया है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अदिश राशि। तो अदिश राशि उन राशियों को बोलते हैं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिणाम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर की लंबाई अगर मैं बोलूं तो बोलूँगा 12 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। मैं इसमें चाहे इधर से इधर की तरफ नाप लूँ, चाहे इधर से इधर की तरफ नाप लूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँगा 12 सेंटीमीटर लंबाई है। मैं इसमें किसी दिशा का विवरण नहीं दूंगा कि इसकी दिशा है, मैंने इस दिशा से इस दिशा की ओर मापा है, केवल क्या है 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ऐसी राशि जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को हम अदिश राशि बोलते हैं। इसके बाद इसके उदाहरण देखते हैं। तो अभी उदाहरण हमने बता दिया, लंबाई क्या है हमारी, एक अदिश राशि है। इसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी क्या है हमारी, एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल के बाद आयतन, आयतन भी हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। घनत्व, घनत्व भी हमारी अदिश राशि है। इसके बाद चाल, चाल भी हमारी क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल में हम क्या लेते हैं, टोटल जो दूरी तय की होती है उसको बटे समय, यानी कि टोटल दूरी बटे समय। इसमें दूरी हम टोटल मापते हैं, इसमें कोई वैसे वाली बात नहीं होती कि दिशा देखकर मापेंगे। जितनी दूरी चली गई होती है उसको सबको जोड़ लेते हैं, उससे हम चाल निकालते हैं। तो इसलिए चाल भी हमारी क्या है, एक अदिश राशि। अब बात करते हैं सदिश राशि की। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशि बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं इस बोर्ड पर बल लगाऊं, तो अगर मैं ऐसे बल लगा रहा हूं, 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर मैं 10 न्यूटन का इसे बाहर की तरफ बल लगा दूं, बाहर की तरफ बल लगा दूं, तो क्या होगा, इसकी जो स्थिति होगी वो परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि हमने दिशा के अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लिया। अगर हम इस तरह से बल लगाएंगे तो कुछ अंतर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इस तरह से इसको खींचेंगे तो अंतर आएगा, ये उखड़ जाएगा। तो इसमें दिशा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि बल किधर से किधर की ओर लगाना पड़ा। तो बल अगर ऐसे लगाएंगे तो बल क्या है कि मेरी तरफ से बोर्ड की तरफ लगाया गया, और जब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा कि बोर्ड को हमने इस साइड में खींचा। तो इस प्रकार से बल हमें ज़रूर बताना पड़ता है सदिश राशि में। तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका उदाहरण है विस्थापन। तो विस्थापन क्या है हमारा, एक सदिश राशि है। अगर बात करें हम कि अगर किसी को यहाँ से दिल्ली जाना है तो वो कैसे जाएगा, कि उसको पहले इधर जाना है, फिर एक मोड़ आएगा दाएं, उसमें मुड़ना है, फिर उसके बाद एक बायां रास्ता आएगा, फिर उसके बाद सीधी एक रास्ता जाएगा, उसके बाद 50 किलोमीटर ऐसे चलेगा। तो इस प्रकार से हमें, अगर हमें दिल्ली जाना है, मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली है, तो हम किस प्रकार से जाएंगे कि इधर एक रास्ता है, फिर उधर रास्ता है, फिर उधर रास्ता है, फिर उधर जा करके फिर ऐसे जाएगा, फिर तो इस प्रकार से वो दिल्ली इस प्रकार से जाएगा। लेकिन अगर हम चाल की बात करेंगे इसमें, तो चाल बराबर हमारे यहाँ पर क्या आएगा, हम इन सभी बिंदुओं की दूरी जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ऐसे हम सारी दूरियाँ जोड़ करके जो टोटल समय लगा है उससे भाग कर देंगे तो हमारी चाल आ जाएगी। लेकिन विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन कितना हुआ है, तो विस्थापन होता है हमारा, जो हमारा प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ से हम चले थे और यहाँ हम पहुँचे हैं, तो हम कम से कम दूरी हमने कितनी तय की है वो विस्थापन में आता है। तो इसमें हमने क्या बताया कि ए से बी तक कम से कम चली गई दूरी, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था चलना,
तो कम से कम चली गई दूरी है ये, ठीक है। यानी कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो बाय रोड जाएंगे तो आपको इस प्रकार से जाना होगा, और अगर बाय हवाई जहाज जाएंगे तो आपको सीधे आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से विस्थापन में एक दिशा बतानी पड़ेगी कि ए से बी की ओर गया, ए से दिल्ली की ओर गया, ए पॉइंट से दिल्ली की ओर गया। तो इस प्रकार से विस्थापन में हम दिशा का भी संज्ञान में लेते हैं कि दिशा भी है इसमें। तो विस्थापन क्या है हमारी, एक सदिश राशि है। विस्थापन के बाद हमारा वेग, वेग क्या है हमारी सदिश राशि है, क्योंकि वेग क्या होता है, वेग होता है हमारा विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर आपको इस अंतर का भी पता चल रहा होगा कि विस्थापन किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं। विस्थापन तो हो गया ये वाली लेंथ, और दूरी क्या हो गई, दूरी हो गई ये सभी बिंदुओं की जो टोटल लेंथ है वो। तो इस प्रकार से अब वेग के बाद बल, बल अभी मैंने बताया कि अगर मैं इस गेट को धक्का मारूं, अगर इसको इस तरफ से मारूंगा तो ये खुल जाएगा, और अगर इस तरफ से मारूंगा, इस तरफ से इसको खींचूंगा तो क्या होगा, ये नहीं खुलेगा। तो इसमें दिशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से बल भी क्या है हमारा, एक सदिश राशि है। इसके साथ साथ त्वरण, त्वरण जब हम एक्सीलरेटर दबाते हैं गाड़ी का या बाइक का तो क्या होता है, उसमें जो त्वरण है वो कभी हम बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, आगे की तरफ चलता है। जब हम ब्रेक मारते हैं तो त्वरण को कम करते हैं तो वो क्या होता है, रुक जाता है। तो उसमें क्या है कि हम एक तो क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ लगा रहे हैं त्वरण, एक क्या कर रहे हैं हम पीछे की तरफ त्वरण लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी दिशा बतानी पड़ती है त्वरण में भी। तो इस प्रकार से ये सदिश राशि हैं और ये अदिश राशि हैं। अब बात करते हैं कि जो इनका मापन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर हम अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि को हम नॉर्मली सिंपली जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, वैसे ही सिंपली जोड़ देते हैं। जैसे अगर हमको दूरी निकालनी है ए से, इस बिंदु से ए बिंदु से बी बिंदु तक की, और हम ऐसे गए हैं तो हमें लंबाई निकालनी है। तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। इस प्रकार से हम जितने भी ये लेंथ है उन सभी लेंथों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। मान लीजिए 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो इस प्रकार से हम कैसे बता सकते हैं, 1 + 1 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2, ऐसे ही हम सभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हम कह सकते हैं कि ये 14 मीटर है। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली जोड़ लिया। अगर तो ये जो जितने भी ये हैं, लंबाई हुआ, क्षेत्रफल हुआ, आयतन, घनत्व, चाल, ये सब हम सिंपली जोड़कर बता सकते हैं। जबकि सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशियों को हम इस प्रकार से नहीं जोड़ सकते। अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, लकड़ी का कोई ब्लॉक रखा हुआ है धरती पर, और हम इस पर इधर की ओर 6 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 6 न्यूटन बल हमने इधर की तरफ लगाया है, और इधर की तरफ ही हमने 4 न्यूटन लगाया है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे कि इस पर परिणामी बल कितना है। तो ये तो हम सिंपली निकाल सकते हैं कि 6 + 4 = 10। लेकिन अगर यही कंडीशन हो और इसमें 6 न्यूटन तो इधर की तरफ लगा हो और 4 न्यूटन इधर की तरफ लगा हो, तो तब हम किस प्रकार से निकालेंगे कि इस ब्लॉक पर कितना परिणामी बल है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो ये इसे हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, 6 - 4 = 2। 2 न्यूटन किधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है। तो इसमें हमें दिशा डिफाइन होनी चाहिए कि दिशा किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। इसलिए जो सदिश राशि होती हैं उनमें क्या होता है, दिशा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तभी हम उनको प्रकट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सदिश राशि को हम किस प्रकार से माप सकते हैं। तो ये तो बात थी जब बिल्कुल समांतर हो, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगी हुई है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में अगर सभी चीज़ों की डायरेक्शन सेम हो तो हम एडिशन करते हैं सिंपल। और जब अपोजिट हो, बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि 6 न्यूटन है इधर की तरफ
और 4 न्यूटन है इधर की तरफ। तो यहाँ पर आप एंगल की बात करें तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 180 डिग्री का एंगल बने डायरेक्शन के बीच में तो हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं। और जब 0 डिग्री का एंगल हो, इसमें 6 न्यूटन ये है और 4 न्यूटन भी यही है, मतलब इसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहाँ पर जब सेम डायरेक्शन में हो तब हम प्लस करेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम माइनस करेंगे। लेकिन क्या हो अगर इस प्रकार से हो, जो ये एक ब्लॉक है धरती पर रखा हुआ है और इस पर 6 न्यूटन फोर्स तो ऐसे लग रही है, ठीक है, और 4 न्यूटन फोर्स जो है वो इस पर ऐसे लग रही है, ठीक है। ये इसका मान लीजिए केंद्रीय बिंदु है। तो 6 न्यूटन फोर्स तो इस पर इस डायरेक्शन में लगी और 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस जो ये लकड़ी का गुटका रखा है या लकड़ी का ब्लॉक रखा है, इस पर परिणामी बल कितना है, यानी कि परिणामी बल इस पर टोटल कितना लगा हुआ है, तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसको हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार की चीज़ों को निकालते हैं। पता नहीं क्या क्या होगा अब। जा अब तक बिल्कुल शांति थी यार, वीडियो बनानी शुरू करने शुरू हो गए सब कुत्ते भी भक्कन लगे कि भान कर। तो अब बात करते हैं कि जो सदिश राशियाँ होती हैं उनमें किस प्रकार से जोड़ घटा किया जाता है। तो आपकी किताब में 2 नियम दिए गए हैं। एक तो दिया गया है कि सदिश राशियों के योग का त्रिभुज का नियम, और दूसरा है सदिश राशियों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल बेसिक समझेंगे। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है, अगर 2 बल, एक इस दिशा में लगा हो और एक इस दिशा में लगा हो, मान लो ये बल P है और ये बल Q है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 बलों को हमें इस तरह से लिखना है कि जो ये हेड है, ये तो इसका हेड है, ये टेल है, तो इसके हेड से हम दूसरा जो है उसको बना देंगे, उसकी टेल को इसके हेड से जोड़ देंगे, यानी तो ये P था, ये Q हो जाएगा। तो जब हम इस वाली टेल को इसके सिर से मिलाएंगे, यानी कि हम एक त्रिभुज कंप्लीट करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका परिणाम, यानी कि इसको हम बोलेंगे R। तो ये बराबर हो जाएगा P प्लस Q, इन दोनों के बराबर। तो इस प्रकार से हम किसी भी सदिश राशि का परिमाण निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो इसमें काम की चीज़ है वो है कि अगर हमको किसी का परिणाम चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। इसको हम एक सूत्र है वो आपको याद रख लेना है। इसके हिसाब से बताया जाए तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये आपको याद रख लेना है। जब भी परिणाम निकालने की बात हो तो हमें क्या फॉर्मूला याद आना चाहिए, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो जब भी 2 सदिश राशियों का आपसे कोई वेक्टर एडिशन पूछा जाए तो आप इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे नियम की बात करें, समांतर चतुर्भुज का नियम, तो इसमें कहा जाता है कि मान लीजिए ये 2 क्या थे, हमारे 2 सदिश राशि दी गई थी, यानी कि 2 बल दिए गए थे। तो इनका किस प्रकार से हम एडिशन करेंगे इस वाले नियम के आधार पर। तो इसमें जैसे P दिया गया है और Q दिया गया है, तो इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे, टेल से टेल जोड़ लेंगे और एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे जिनका दिशा भी समान हो, दिशा इनके समांतर हो और जो उसका मान हो वो भी समान हो। अगर ये Q था, ये P था, तो यही इसका जो मान होगा वो भी P होगा और इसका मान Q होगा, क्योंकि ये समांतर है।
तो इस प्रकार से हम जब पूरा एक चतुर्भुज कंप्लीट कर लेंगे समांतर चतुर्भुज, तो इसका जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा आर, यानी कि रिजल्टेंट, यानी कि परिमाण। तो इससे भी यही निकल कर आएगा। तो हमें याद क्या रखना है कि जो परिमाण होता है किसी वेक्टर का, वो किस प्रकार से निकालते हैं हम, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। तो इससे हम किसी भी सदिश राशियों का जोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण के साथ हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दो फोर्स लग रही हैं, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, जो क्वेश्चन हमने पहले छोड़ दिया था, ये 8 न्यूटन था यहाँ पर, और एक फोर्स इधर लग रही थी 6 न्यूटन, एंगल था यहाँ पर 60 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि इस ब्लॉक पर, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, यानी कि परिणाम बल कितना लग रहा है इस गुटके पर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो ये क्षैतिज वाला, क्षैतिज में कितना लग रहा है 8 न्यूटन, तो इसको हम रिजल्टेंट निकालना है इसमें हमें, यानी कि परिणाम निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। 2p मतलब 8, q मतलब 6 और कोस थीटा यानी कि कोस 60। तो इस प्रकार से 8 64 प्लस 36 प्लस 8 6 48, 48 दूनी 96, कोस 60 का मान 1/2, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48, और ये यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 148। तो इस प्रकार से हमारा जो परिणाम आएगा अंडर रूट 148 आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो अगर सदिश राशि दे रखी हैं उनका हम परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ जो स्टैंडर्ड हैं वे हम आपको बता देते हैं। तो ये तो यहाँ पर हमने एक एंगल पर लिया था। अब बात करें, अगर यही ब्लॉक लें हम, एक बल इधर को लग रहा है और एक बल इधर को लग रहा है, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, दो बल लग रहे हैं इस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 60 डिग्री था, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी टेल से इसकी टेल, यानी कि यहाँ पर एंगल जो बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से रिजल्टेंट हमारा कितना आएगा, अंडर रूट जैसे करेंगे हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 180 डिग्री। तो आप जानते होंगे कि कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो इससे हमारा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, कोस 180 डिग्री यानी कि -1। तो -1 यानी कि ये सारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारा इसका परिणाम आ जाएगा। दूसरे हम बात करें, अगर हमारा यही ब्लॉक है और यहाँ पर एक फोर्स तो क्षैतिज लग रही है और दूसरी ऊर्ध्वाधर लग रही है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोर्स तो इधर लग रही है P और दूसरी फोर्स इधर लग रही है Q। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, परिणाम कैसे निकालेंगे, परिणाम बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, और यहाँ पर एंगल कितना है प्लस 2pq कोस 90 डिग्री, ठीक है। तो कोस 90 का मान क्या होता है हमारा 0, कोस 90 का मान होता है हमारा 0। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा क्या रह जाएगा, r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद ये दो तो थे मुख्य स्टैंडर्ड वाले और तीसरा हमने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसमें सिंपली आपको ये याद रखना है कि जो परिणाम होता है, परिणाम निकालते हैं जब सदिश राशियों का,
तो एक फॉर्मूला याद रखते हैं हमेशा कि जो परिणाम होता है वो बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने 180 डिग्री वाला देख लिया, 90 डिग्री वाला देख लिया, 60 डिग्री वाला देख लिया। अब एक बात करते हैं जीरो वाले की। तो जीरो वाला 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा यहाँ पर? जब पहली फोर्स भी इधर को लग रही हो और दूसरी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही हो। तो दो फोर्स लगी हुई हैं, पहली भी इधर को ही लग रही है और दूसरी भी इधर को ही लग रही है। तो इस केस में क्या है, हमारा एंगल जो है वो कितना है, वो 0 डिग्री माना जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा परिणाम? तो r बराबर वही करेंगे p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq कोस 0। तो कोस 0 का जो मान है वो कितना होता है हमारा 1। तो 1 होता है, तो r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ये आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ओ स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये हमारा r बराबर क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू। तो इस प्रकार से 0 डिग्री के लिए लिखेंगे। और 180 डिग्री वाला था, उसके लिए हमारा क्या आया था 180 डिग्री वाले का, 180 वाली डिग्री का ये आया था p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो उससे भी हम ये रूट काट सकते हैं। तो 180 डिग्री के लिए हम p माइनस क्यू कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल करने हैं इस टाइप के। अब हम बात करते हैं कि किसी सदिश राशि के हम किस प्रकार से जो घटक हैं वो तोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक बल है, वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, मान लीजिए वो P उसका मान है उस बल का। तो इस P बल को हम दो घटकों में तोड़ेंगे, जिससे ये जो P बल है वो प्रदर्शित हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये बल है तो इसका हम एक घटक लेते हैं क्षैतिज डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, और एक घटक लेते हैं हम ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। ठीक है, एक घटक लेते हैं हम क्षैतिज डायरेक्शन में और एक लेते हैं हम ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, मतलब जो क्षैतिज है, क्षैतिज से जो हमारा मेन जो बल था वो P है, उसका एंगल कितना है क्षैतिज से, वो थीटा है। तो इस तरफ इस डायरेक्शन में जो इसका परिणाम जाएगा वो कितना जाएगा, P कोस थीटा। कितना जाएगा, P कोस थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है, इसमें इस बल के कारण कितना परिणाम जाएगा, P साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम किसी के फैक्टर तोड़ते हैं, यानी कि घटकों में तोड़ते हैं किसी वेक्टर को, तो किस प्रकार से तोड़ते हैं, जिस तरफ हम क्षैतिज वाला लेते हैं, अगर हम उस तरफ थीटा लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम कोस थीटा लिख देते हैं। यानी कि इस बल का इस डायरेक्शन में कितना लगा है और इस डायरेक्शन में कितना लगा है। इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, P कोस थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में P साइन थीटा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आए कि अगर एक बल है 10 न्यूटन, तो उसका जो क्षैतिज घटक है वो कितना होगा। अगर एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है, अगर एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है क्षैतिज से, अगर उसने 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, तो क्षैतिज में लगने वाला बल कितना है इसके द्वारा। तो इसका एक घटक इधर लगेगा और एक घटक इसका इधर लगेगा ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। तो हमें ये वाला निकालना है। तो ये हम सिंपली क्या करेंगे, P कोस थीटा है ना, तो इसको हम लिख देंगे tan कोस 30, यानी कि कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो tan √3/2, तो ये आ गया हमारा 5√3 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसी का अगर पूछा जाए कि अगर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और तब आप बताइए कि जो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन है उसमें इसका कितना घटक है, यानी कि उस उधर की तरफ, ऊपर की तरफ इसका कितना परिणाम गया है। तो इसमें हम आराम से बता सकते हैं P साइन थीटा से। तो यहाँ पर P क्या है, tan साइन थीटा, यानी कि साइन 30 का मीनिंग क्या होता है,
साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 10 गुना 1/2 यानी कि 5। तो यानी कि 5 न्यूटन तो ऊपर की तरफ लगा है और 5√3 न्यूटन क्षैतिज की तरफ लगा है। तो इस प्रकार से हम ये सवाल निकाल सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम की, यानी कि साम्यावस्था की। तो साम्यावस्था एक ऐसी पोजीशन होती है जब जितने भी बल लगे होते हैं किसी वस्तु पर या जितने भी कारक लगे होते हैं वे एक दूसरे को संतुलन में ले आते हैं और जो चीज़ें हैं वे संतुलित हो जाती हैं। संतुलन में आने के कारण ना ही वे रेखीय गति करते हैं ना ही वे घूर्णन गति करते हैं, केवल एक ऐसी पोजीशन पर स्टेबल हो जाते हैं कि वे कोई भी गति नहीं करते। तो इस प्रकार की अवस्था को हम साम्यावस्था बोलते हैं जब सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर दें। तो यहाँ पर जो हमारी साम्यावस्था है वे 3 प्रकार की होती है। पहला अगर मैं बात करूँ, अगर ये बॉल यहाँ पर रखी हुई है तो अगर मैं इसको ज़रा सा भी हिला दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा भी इसको इधर हिला दूंगा या इधर हिला दूंगा तो ये क्या करेगी, एकदम से ये गति में आ जाएगी। गति में आने के कारण ये अपनी पोजीशन को भी चेंज कर लेगी। तो ज़रा सा भी हिलाने के कारण ये अपनी गति यानी कि अपनी जो संतुलन है उसको एकदम से खो देगी। इसलिए ये इस प्रकार का जो संतुलन होता है या इस प्रकार की जो साम्यावस्था होती है उसको हम बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था। दूसरे टाइप का देखते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है, ये अगर इस बॉल को हम थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये क्या होगी, थोड़ा इधर जाएगी। अगर हम इधर को हमने कोई बल लगाया इस पर तो ये थोड़ा सा इधर को मूवमेंट करेगी, लेकिन ये फिर यहीं पर आ जाएगी। यानी कि थोड़ा सा अगर इसको हम हिलाते हैं तो ये अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार की जो साम्यावस्था होती है, इस प्रकार की साम्यावस्था को हम बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर हम किसी वस्तु को थोड़ा सा हिला रहे हैं या थोड़ा सा असंतुलित कर रहे हैं फिर भी वह अपने जो पोजीशन उसकी पहली थी उसी में दोबारा आ जाती है, उस ऐसी साम्यावस्था को हम बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। अब एक तीसरी ऐसी साम्यावस्था है जिसमें हम उस पर कितने भी बल लगा लें या कितना भी असंतुलन कर लें वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगी वस्तु। तो इस प्रकार का जो संतुलन होता है, इस प्रकार की जो साम्यावस्था होती है वह होती है उदासीन साम्यावस्था। तो जैसे आप यहाँ पर बॉल देख पा रहे होंगे, तो इस बॉल को अगर आप कितना भी आप इधर घुमा लो ये यहीं पर पहुँच जाएगी, ये यहीं पर पहुँचेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो साम्यावस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन साम्यावस्था। तो ये साम्यावस्था आपको समझ में आ गई होगी, 3 प्रकार की होती है। अस्थायी साम्यावस्था जिसको थोड़ा सा भी लाने पर वो एकदम से गति में आ जाती है या अपना जो पोजीशन है, अपनी स्थिति है उसको एकदम से बदल देती है। अस्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था जब वस्तु पर अगर थोड़ा सा छेड़खानी की जाए यानी कि थोड़ा सा संतुलन बिगाड़ा जाए तो वह फिर भी अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है, तो इसको बोलते हैं हम स्थायी साम्यावस्था। और ऐसी साम्यावस्था जिसमें आप कितना भी असंतुलन कर लीजिए वो अपनी जो पुरानी पोजीशन होती है उसी पोजीशन में आ जाती है, ऐसी अवस्था को बोलते हैं हम उदासीन साम्यावस्था। तो ये 3 प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन सभी चीज़ों के नोट्स चाहिए तो आप नोट्स हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज का ये है कि हम हर मंडे को वहाँ पर टेस्ट डालते हैं, तो आपका जो भी ग्रुप हो, चाहे आप पीसीबी के हों, पीसीएम के हों या आप एग्रीकल्चर के हों, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।